हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है उसके अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है, वो पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ कवर किया था, उसी से रिलेटेड इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ह्यूमन राइट्स के, वो क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे, स्टेट और ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी तरीके की देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ह्यूमन राइट्स का एक बार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या होती है। ह्यूमन राइट्स आर द यूनिवर्सल मोरल एंटाइटमेंट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ऐसे राइट्स जो सभी ह्यूमन को नेचुरली मिलते हैं जब से उसका जन्म होता है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है, वो किस राष्ट्र से आता है, उसकी रेस, जेंडर, सेक्स, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। एथनिसिटी भी मैटर नहीं करती है, कोई भी स्टेटस नहीं, सिर्फ उसको मिलते हैं उसके जन्म जैसे ही वो एग्जिस्ट करता है समाज में, उसे वो राइट्स मिल जाते हैं। ये होते हैं ह्यूमन राइट्स। दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर लिविंग, और वो ज़रूरी है, मौलिक हैं जिंदा रहने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी से, फ्रीडम को और जस्टिस को सुनिश्चित करें और इन्जॉय कर सके। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स इन डेप्थ, इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू एक्सप्लोर देयर रिलेशनशिप विद प्राइमरी एंटाइटीज। लाइक अगर हम ह्यूमन राइट्स को समझना चाहते हैं तो इसके प्राइमरी बेसिक कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक कंसेप्ट हैं इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, ग्रुप यानी जो समूह होता है, और स्टेट यानी राज्य को समझना बहुत जरूरी है। ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये जितने भी तत्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं शेप करने के लिए, क्लेमिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग ह्यूमन राइट्स की। कैसे हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट मतलब बचा सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल एंड ह्यूमन राइट्स का क्या रिलेशनशिप है वो समझते हैं, व्यक्ति और ह्यूमन राइट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द इंडिविजुअल, जो व्यक्ति होता है, स्टैंड्स एट द हार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क, यानी ह्यूमन राइट का जो फ्रेमवर्क है उसमें जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, मान लीजिए एक सिंगल व्यक्ति है, वो एक तरीके से उसके हर्ट के रूप में काम करता है। बहुत अच्छी बात की गई है कि द इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति कैसे खड़ा रहता है ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, वो वहां उसका हर्ट होता है। इंडिविजुअल इज द हर्ट ऑफ ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क। ह्यूमन राइट्स आर बाय नेचर, ह्यूमन राइट्स हमें नेचर से मिलते हैं, इंडिविजुअल सेंट्रिक होते हैं, यानी उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज दे अफर्म द इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन राइट की ये ह्यूमन राइट का नेचर ही ऐसा है कि वो सभी के अंदर होता है, सभी व्यक्तियों के इनहेरेंट होता है और उनकी ऑटोनॉमी और डिग्निटी को बनाए रखने का काम करता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट डिग्निटी? क्या होती है इनहेरेंट डिग्निटी? एवरी इंडिविजुअल, सभी व्यक्ति, पॉजेसेस राइट्स सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। वो कैसे ले लेते हैं राइट्स को कि वो बस सिंपल एक ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए उनको जो है सारे राइट्स सिंपली मिल जाते हैं। नॉट बिकॉज दे आर ग्रांटेड बाय ऑन एनी अथॉरिटी, जरूरी नहीं, और जरूरी क्या, बिल्कुल भी कोई अथॉरिटी उन्हें ग्रांट नहीं करती है राइट्स को, वो उन्हें नेचुरली मिलते हैं। तो इनहेरेंट डिग्निटी है उनके पास। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी होता है कि सब सार्वभौमिक तरीके से सभी उसको मानते हैं। ह्यूमन राइट्स अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई पक्षपात नहीं देखा जाता है, सार्वभौमिक होता है। ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम यानी स्वायत्ता और स्वतंत्रता, दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन राइट सेफ गार्ड एंड इंडिविजुअल्स, ह्यूमन राइट्स का कर्तव्य क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब ही है कि वो सेफ गार्ड करेगी यानी सुरक्षा करेगी, सेफ गार्ड करेगी इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को, यानी व्यक्तियों के स्वतंत्रता को, ऑफ थॉट, वो सोचने की शक्ति, कुछ बोलने की शक्ति, एक्सप्रेस करने की, कंसाइंस की शक्ति, रिलीजन एंड मूवमेंट, कोई भी तरीके के आंदोलन की शक्ति हो तो उसको वो सेफ गार्ड करेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज यानी अब्यूज से प्रोटेक्ट करना। राइट प्रोटेक्ट, राइट जो है ना प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ अदर्स, कोई भी तरीके से मनमाने तरीके से काम कर रहा है उससे बचाती है हमें राइट। ठीक है, कोई भी अपने मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एक्टर्स एंड द स्टेट इटसेल्फ, चाहे उसमें प्राइवेट सेक्टर भी देख लीजिए, यहाँ से एक्टर्स भी होगा, सेक्टर्स भी हो सकता है, इटसेल्फ यानी स्टेट क्यों ना हो, कोई प्राइवेट सेक्टर्स क्यों ना हो, कोई भी हमारे राइट्स को हनन नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल एजेंसी क्या होती है? थ्रू ह्यूमन राइट, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल बिकम एक्टिव एजेंट्स, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी एक्टिव एजेंट्स हो जाते हैं। कैपेबल ऑफ असर्टिंग क्लेम्स एंड सीकिंग रेमेडीज फॉर वायलेशन, वो क्लेम कर सकते हैं और सीख कर सकते हैं रेमेडीज, उपचार मांग सकते हैं कि बस हमारे राइट्स का हनन हुआ है तो इसके लिए हम क्लेम करेंगे। तो ऐसी उनके पास वो कैपेबल हैं, वो मतलब सक्षम है इस चीज़ में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार होता है, जो आर्टिकल 3 में दिया गया है। राइट टू लाइफ कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 3 में दिया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR 1948, हम अच्छे से याद रखेंगे। इसका आर्टिकल 3 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है आपके पास। फिर हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 UDHR में दिया हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यही है। ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल,
आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल का अधिकार है, UDHR, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, ठीक है, तो वो आर्टिकल 10 कहता है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे बेसिक राइट्स के। इसके पीछे नैरेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो इन हिस्ट्री, जब हम इतिहास की बात करते हैं, द स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स, जो हमारे मानव अधिकार के प्रति पीछे जो हमारा स्ट्रगल था, ऑफन बिगेन विद इंडिविजुअल असर्टिंग देयर डिग्निटी अगेंस्ट ऑप्रेसिव रूलर। ऐसे रूलर्स जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड करते थे, दमन करते थे हमारे राइट्स का, हमारी डिग्निटी का, तो ये फिर हिस्ट्री में देखने को मिला था। ऐसा होता, बहुत अनजस्ट लॉज था, मतलब वो जस्टिस नहीं दे रहा था, वैसे लॉज, वैसे कानून जो बहुत अनजस्ट थे, और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती थी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत पक्षपात होता था। तो बी इट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी फिर जब से स्लेवरी का दास्ता का अंत हुआ, द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आते हैं, यानी कि ऐसे फेमिनिस्ट मूवमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एम्पावरिंग द वुमन फॉर और डिमांड द सिविल राइट्स, और जो हमारे नागरिक अधिकारों की डिमांड करते हैं। इंडिविजुअल हैव बीन द ड्राइविंग फोर्स, वहाँ पर इंडिविजुअल जो है ना, वो ही जो है ड्राइविंग फोर्स रहा है बिहाइंड एवरी मेजर ह्यूमन राइट माइलस्टोन। आज हमें जितनी भी ह्यूमन राइट्स मिली है, इसके पीछे किसका काम किया हुआ है? इंडिविजुअल्स लोगों ने ही काम किया है। तो ये इसके पीछे नैरेटिव इनसाइट्स हम याद रखेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं ग्रुप एंड ह्यूमन राइट्स। ग्रुप और ह्यूमन राइट्स का क्या कनेक्शन है, ठीक है। ग्रुप यानी समूह होता है, और ह्यूमन राइट्स का क्या कनेक्शन है, समझते हैं। वाइल ह्यूमन राइट्स एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, लेकिन साथ ही साथ वो ग्रुप्स के इंपॉर्टेंस को भी बनाए रखते हैं, यानी समूह की बात की गई है ना, इसलिए ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, कि समूह की इंपॉर्टेंस भी बनाए रखते हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट वेयर आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव एक्शंस आर वाइटल, जहाँ पर पहचान और कलेक्टिव एक्शन यानी मिला जुला काम किया गया हो, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप को महत्व देता है, ठीक है। कलेक्टिव एक्शन की बात की गई है यहाँ पे, वहाँ हमारे जो है ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है? ग्रुप जो होते हैं बेस्ड ऑन रेस, क्योंकि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो रेस और एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर पे होते हैं, कल्चर पे होते हैं, और बेसिस फॉर कलेक्टिव राइट्स, और वो डिमांड करते हैं हमें कलेक्टिव राइट्स दो, ठीक है। पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल की राइट की बात नहीं, ग्रुप की बात की गई है। मान लीजिए ग्रुप है आपके वुमेन का ग्रुप, वो राइट्स की डिमांड करेगा। कुछ ग्रुप आपके लेबर का ग्रुप है, वो राइट्स की डिमांड करेगा। तो ये पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं है ना, ये समूह की बात है। वैसा समूह जिसमें सेम कॉमन इंटरेस्ट के लोग शामिल होते हैं, वो ग्रुप्स होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो कि बहुत दयनीय दशा में हैं, उनके प्रोटेक्शन करो। तो सर्टेन ग्रुप्स होते हैं लाइक इंडिजिनियस पीपल्स, जो लोकल लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग होते हैं, रिफ्यूजीज जो शरणार्थी होते हैं, वुमेन होते हैं, ये सब ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो आर मोर वल्नरेबल टू सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इनकी स्थिति और दयनीय है, ना कि कोई सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, एंड दस रिक्वायर कलेक्टिव प्रोटेक्शन। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल से भी ज़्यादा खतरनाक और दयनीय दशा में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी राइट्स की हमें रक्षा करनी है, उनके वल्नरेबल ग्रुप्स को सुरक्षा प्रदान करनी है, उनकी कलेक्टिव प्रोटेक्शन, उन पूरे ग्रुप्स का कलेक्टिव प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी समूह में उनका प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ग्रुप राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं, वर्सेस ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं। तो वाइल इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप हैव राइट्स, मतलब इंडिविजुअल्स को तो राइट्स मिल ही जाएगी अगर वो ग्रुप के अंदर है। तो द ग्रुप एज अ होल, यानी ग्रुप को जब हम पूरी तरीके से बात करें तो कलेक्टिव राइट्स की बात होती है वहाँ पे, यानी सभी के राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू प्रिजर्व कल्चर, अपने कल्चर को बनाए रखने का जो राइट है, लैंग्वेज को बनाए रखना, सुरक्षा करना, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बनाए रखना, ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप का राइट हो सकता है, कि उनको एक राइट दिया जाए, उनको एक अधिकार दिया जाए किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, कि वो अपने समाज की संस्कृति, भाषा, परंपराओं को बना के रख सके, अच्छा एम्पावर कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक हम देखते हैं एम्पावरमेंट ऑफ सॉलिडरिटी, उन ग्रुप की एकजुटता, वो एक साथ ग्रुप में है, उसको और सशक्त करना, ठीक है, ये एक राइट है। जैसे कि ग्रुप राइट्स जो होते हैं, लोगों को समूह में जो राइट्स दिए जाते हैं, हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं, कैसे इम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए उनकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप्स जिसमें बहुत सारे लोग बहुत हाशिए वर्ग के होते हैं, उनको अलग थलग कर दिया जाता है सोसाइटी से, तो उनको वापस समाज में लेके आना और ज़्यादा मजबूत करना, ताकि वो अपने जो प्रिजर्व कर सके, अपनी पहचान को बनाए रख सके, और डिमांड कर सके इक्वालिटी की, उन्हें भी अधिकार है समाज में बराबर तरीके से खड़े रहने का। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, उनकी एकजुटता को और ज़्यादा सशक्त करना। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉ, यानी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून में पहचान दिलवाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट्स
लाइक यूएन डिक्लेरेशन, जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, जो क्या करता है, ऑफ इंडिविजुअल पीपल, 2007 में आया था, इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट ग्रुप राइट्स, ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है, ग्रुप के हाईलाइट्स करता है, ग्रुप राइट्स को। एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स, आर्टिकल 1 इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR में कहा जाता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स, यानी लोगों के पास ऐसे राइट्स होने चाहिए जिससे वो खुद के आत्मनिर्णय ले सके। ठीक है, आत्मनिर्णय का अधिकार कहाँ दिया गया, आर्टिकल 1 में बात की गई है ICCPR के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं माइनॉरिटी राइट्स टू लैंग्वेज। माइनॉरिटी के पास, अल्पसंख्यकों के पास ऐसी राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन को बनाए रख सकते हैं। ये आर्टिकल 27 कहता है ICCPR का। ओके, अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ वुमन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेंडर। राइट्स, वुमेन्स के पास कौन से राइट हैं, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ कोई हिंसा नहीं होगी। CEDAW कन्वेंशन ऑफ द एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिक्लेरेशन अगेंस्ट वुमेन के अंदर ये राइट्स उनको मिले। ये ग्रुप राइट्स की बात की गई। नरेटिव इनसाइट देख लेते हैं, क्यों ये आया, क्या इसके पीछे क्या कथात्मक इनसाइट्स वो हम देखते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री की बात करें तो मेनी ग्रुप फेस सिस्टमेटिक ऑपरेशन, उनका बहुत ज़्यादा दमन हुआ है। हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा दमनकारी नेचर सहन करना पड़ा था। कॉलोनाइज नेशंस ने किया, इंडिजिन, जैसे हम देख लेते हैं कॉलोनाइज नेशन, जो ऐसे नेशन जो किसी की कॉलोनी बने थे, जहाँ पे बाहर के विदेशियों ने आके अपना वो कॉलोनी स्टैब्लिश की थी, तो वो बहुत ऑप्रेस हो गए थे। इंडिजिनस ट्राइब्स, ऐसी बात जो लोकल जनजातियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा। और रेशियल माइनॉरिटीज़, जिनके साथ बहुत अल्पसंख्यक ऐसे लोग जो बहुत कम संख्या में हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, पक्षपात होता था जिनके प्रति, वो ग्रुप में ही तो थे वो लोग। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ आता है और वो इवॉल्व्ड होता है समय के साथ, और किस चीज़ को एड्रेस करता है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल इनजस्टिस। वो ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, नहीं, बट ऑल्सो कलेक्टिव ग्रीवियंसेस, यानी लोगों की क्या इच्छा है, ग्रुप में क्या लोग चाहते हैं, उस चीज को भी हमने एड्रेस किया है। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम, आज के आधुनिक समय की बात अगर हम करते हैं, इश्यूज लाइक अफर्मेटिव एक्शंस ऐसे लिए जाते हैं जैसे लैंड, कल्चर प्रिजर्वेशन, ये सब बात की जाती है। अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप आइडेंटिटीज अलोंग साइड इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है, यानी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, स्टेट और ह्यूमन राइट्स की, यानी कि द स्टेट, जो स्टेट है, जो राज्य है, ऑक्यूपाइज, अब देखिए हमने पहले बात की इंडिविजुअल की बात की, फिर हमने एक ग्रुप में कलेक्टेड लोगों की बात की, उनके राइट्स की, अब एक आ गया पूरा बड़ी तरीके से स्टेट। देखिए इंडिविजुअल छोटा, ग्रुप उससे थोड़ा बड़ा और स्टेट सबसे बड़ा। तो अब इनके स्टेट के अंदर क्या राइट्स का और ग्रुप का क्या मतलब है, देखते हैं। द स्टेट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द ह्यूमन राइट डिस्कोर्स। जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो स्टेट एक सेंट्रल फिगर आ जाता है, स्टेट एक बहुत बीच में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोथ एज अ प्रोटेक्टर एंड अ पोटेंशियल वायोलेटर ऑफ राइट्स। मान लीजिए कोई स्टेट है, हम देखते हैं बहुत सारे डेमोक्रेसी के फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारी जगह तानाशाही रूल्स भी देखने को मिलता है। जहाँ तानाशाही रूल है, डिक्टेटर है, वहाँ क्या होता है, लोगों के राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेट होता है, हनन होता है। ये नॉर्मल सी बात है, वो स्टेट लोगों के राइट्स को छीन लेता है। और जहाँ डेमोक्रेसी है वो राइट्स क्या, जहाँ जिस स्टेट में डेमोक्रेसी है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो स्टेट के दोनों फॉर्म हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर। स्टेट दोनों तरीके से काम करता है, स्टेट सेंट्रल पोजीशन पे काम करता है, स्टेट प्रोटेक्टर भी है, स्टेट वायलेटर भी है। स्टेट हमारे राइट्स को बचाता भी है, हमारे राइट्स का हनन भी करता है, वो अलग अलग परिदृश्य में देखा जाता है। की पॉइंट्स से समझते हैं। प्राइमरी ड्यूटी क्या है, बेसिक ड्यूटी क्या है बियरर की, कि जो स्टेट है उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है, क्या बेयर, वो क्या चीज़ को धारण करके रखता है। तो द स्टेट हैज़ द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, स्टेट है ना, उसके पास एक ऐसा दायित्व है जिससे वो रिस्पेक्ट करेगा, सभी की इज्जत करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सभी को बचाएगा, एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स को फुलफिल करवाएगा। ये स्टेट का प्राइमरी इंपॉर्टेंट दायित्व है। ठीक है,
अब कानूनी ढांचा क्या कहता है, लीगल फ्रेमवर्क कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल मैकेनिज्म, जो हमारा संविधान है, जो हमारा विधान है, जो न्यायपालिका का सिस्टम है, ठीक है, स्तर जो है, ये सब कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ह्यूमन राइट्स एट द नेशनल लेवल। और ये जो है मानव अधिकारों को राष्ट्र मतलब नेशनल लेवल पर जो होता है एक तरीके से संगठनात्मक तरीकों से संस्थागत बनाते हैं, ठीक है, एक दिलवाते हैं, पहचान दिलवाते हैं ये सब चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ड्यूटी है लीगल राइट्स की, ये सब ड्यूटी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही बनाती है ये सब चीज़ें स्टेट की। तो स्टेट आर ऑल्सो बाउंड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज। अब स्टेट जो है उसका दायित्व भी बड़ा, उसका क्षेत्र भी बड़ा, उसका जुरिस्डिक्शन का एरिया भी बहुत बड़ा। तो फिर अब वो क्या है, स्टेट के ऊपर कौन निगरानी रखेगा, स्टेट आपके कहीं राइट्स का वायलेट ना कर दे, तो इंटरनेशनल बहुत अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। स्टेट यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल साइंस। कभी भी हम देख ले, स्टेट का मतलब हम समझते हैं अच्छा राज्य है, नहीं, स्टेट का मतलब कंट्री होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। राज्य मतलब कोई कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट बहुत ज़रूरी है समझ। तो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम देखने को मिला यहाँ पे कि स्टेट्स आर ऑल्सो बाउंड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज से बंधे हुए होते हैं, जो परंपराएं, कन्वेंशंस, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए होते हैं, टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स। वो मीट करे, अगर स्टेट मीट नहीं करता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो स्टेट पे भी ऑपरेसिव रूल्स लगाए जा सकते हैं। फिर देखते हैं पॉसिबिलिटी एंड वॉयलेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ वॉयलेशन यानी हनन का कितना ज़्यादा, उल्लंघन की संभावना कितनी होती है कोई भी चीज़ के। तो डिस्पाइट इट्स रोल एज अ प्रोटेक्टर, स्टेट मान लीजिए आज आपके तरीके से रोल प्ले कर रहा है एज अ प्रोटेक्टर, आपके संरक्षण है, आपके अधिकारों को रक्षा दे रहा है स्टेट, लेकिन द स्टेट कैन बिकम द चीफ वॉयलेटर, स्टेट इसके साथ चीफ वॉयलेटर, सबसे बड़ा हानिकारक उल्लंघनकर्ता भी बन सकता है ह्यूमन राइट्स के, आपके मानव अधिकारों का, स्पेशली इन अथॉरिटेरियन रिजिम्स। मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया आपको कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां डिक्टेटर राज करते हैं वहां आपके ह्यूमन राइट्स को वो मनमाने तरीके से ही चलाता है स्टेट, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ कोरिया साइड्स के, जो वहाँ पर आपके अधिकारों का बहुत मनमाने तरीके से हनन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्टेट कितना ज़्यादा भयावह रूप धारण कर लेता है। बैलेंसिंग राइट्स एंड अथॉरिटी का मतलब है यानी कि किसी भी राइट्स को बैलेंस करो, और अथॉरिटी के मतलब राइट्स एंड अथॉरिटी, इसके साथ साथ अधिकार और प्राधिकार में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द स्टेट मस्ट, 1 मिनट, या द स्टेट जो है, मान लीजिए एक स्टेट है यानी कंट्री है, मस्ट मतलब ज़रूरी है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करना, संतुलन बनाए रखना, द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स विद अदर इंटरेस्ट लाइक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, वेलफेयर। स्टेट आपके अधिकारों में बैलेंस भी बनाए रखे, लेकिन साथ ही साथ अथॉरिटी के रिस्पेक्ट करना यानी सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, वेलफेयर को भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके अधिकारों को एक्सरसाइज किया जाए, बट ऑलवेज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली एंड नेसेसिटी, जैसे ज़रूरत जैसा रेशियो कहता है वैसे दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बैलेंस ज़रूरी है राइट्स और अथॉरिटी के बीच में, प्रपोर्शन होना चाहिए इनके बीच में। स्टेजेस देख लेते हैं। 3 ऑब्लिगेशन, दायित्व के जो 3 फोल्ड ऑब्लिगेशंस होते हैं, राज्य त्रिस्तरीय दायित्व, राज्यों के क्या क्या दायित्व हैं, तो स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट वायलेट राइट डायरेक्टली। आप जो है स्टेट के पास भी ऐसा अधिकार नहीं कि वो आपके राइट्स का हनन कर दे जब मन चाहा डायरेक्टली, नहीं, स्टेट को रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी आपके अधिकारों की। फिर है प्रोटेक्ट यानी कि प्रोटेक्ट करना यानी प्रिवेंट करना, बचाना थर्ड पार्टी से लाइक कॉरपोरेशन से और इंडिविजुअल से फ्रॉम वायलेटिंग राइट्स, आपके जो हनन हो रहे राइट्स को बचाना। फिर फुलफिल करना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक्शन टू फैसिलिटेट इंजॉयमेंट ऑफ राइट, बिल्डिंग स्कूल्स, इंश्योर द राइट टू एजुकेशन, इनको देना कि बिल्डिंग्स ऑफ स्कूल्स जो हैं वो सब आपके एजुकेशन की राइट की प्रोटेक्ट करे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हमने समझा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फंडामेंटल राइट, हमारा संविधान हमें क्या, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारा संविधान गारंटी करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जाएगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 कहता है ये स्टेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेट क्राइम्स, स्टेट जो है हेट क्राइम्स के जो आपके लिए प्रति, मान लीजिए आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो कि बहुत हेट हैं, तो उसके प्रति स्टेट आपको रक्षा प्रदान करेगा। क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, ऐसे वेलफेयर स्कीम्स की क्रिएशन करना टू गारंटी इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, जो आपको सामाजिक आर्थिक राइट्स प्रदान करती है, तो ऐसे बनाना स्कीम्स, ठीक है। नैरेटिव देख लेते हैं इसके पीछे।
इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जब लोकतांत्रिक समाज की बात हो रही है, द स्टेट इज ऑफन सीन एज अ गार्डियन, तभी स्टेट को कैसे देखा जाएगा कि वह तो आपकी ह्यूमन राइट्स का गार्डियन है, यानी कि आपकी जो रक्षा है, ह्यूमन मानव अधिकारों की रक्षा है, उसका गार्डियन है। इंस्टीट्यूटिंग लॉज एंड पॉलिसीज सेफगार्डिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स, वो क्या करेगा, आपके लॉज पॉलिसीज को सेफगार्ड करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। हाउएवर, लेकिन फिर भी जब हम बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की, ऑल्सो रिमाइंड्स अस, हमें इतिहास रिमाइंड करवाता है फ्रॉम टोटेलिटेरियन रेजिम्स, जहां पर सर्वाधिकारवाद था, केवल एक जो कहते हैं ना, बहुत हम पर दबाव दिया जाता था, कॉलोनियल एम्पायर्स थे, ऐसे साम्राज्य जो कि कॉलोनीज थी, वो हमारे राइट्स को बहुत हनन करते थे। दैट अनचेक्ड स्टेट पावर कैन ट्रैम्पल ह्यूमन डिग्निटी, वो हमारी ह्यूमन राइट्स को खत्म करने पे लगे हुए थे। दस ह्यूमन राइट एडवोकेसी ऑफन इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस डायलॉग एंड कंटेस्टेशंस विद स्टेट स्ट्रक्चर्स। तो क्या होता है, उसके वजह उस समय हमारी ह्यूमन डिग्निटी को, मानवीय जो गरिमा थी, उसको रौंदा जाता था, उस समय वैसा ही था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव अधिकार में वकालत के अवसर में राज्य संरचनाओं के साथ निरंतर संवाद और प्रतिद्वंद्विता शामिल रही ही है, ठीक है। एडिशनल डायमेंशंस देख लेते हैं। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड स्टेट्स, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और स्टेट। तो इंडिविजुअल क्लेम करते हैं राइट्स फ्रॉम द स्टेट एंड ऑफन थ्रू ग्रुप। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल है ना, क्लेम कर सकते हैं स्टेट पे, किसके साथ मिलके, ग्रुप के साथ मिलके, फॉर किस लिए, उनके राइट्स के लिए, तो स्टेट को देने पड़ेंगे वो राइट्स, लाइक ट्रेड यूनियन हो या फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो किसको देने पड़ेंगे, स्टेट को देने पड़ेंगे। तो ग्रुप्स मीडिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट, ग्रुप्स कभी कभी क्या काम करते हैं, मीडिएट करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल है और ये स्टेट है, इन दोनों के बीच में एक आता है ग्रुप, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को लेकर स्टेट तक पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया, बीच में मीडिएटर हो गया, ठीक है, मीडिएटर यानी मध्यस्थ, ताकि जो है उनकी प्रेस करना, कलेक्टिव डिमांड को पहुंचाना सरकार तक। द स्टेट रेगुलेट, जो स्टेट है वो रेगुलेट करेगी ग्रुप राइट को, इंश्योर दे डू नॉट इन्फ्रिंज एंड राइट्स टू अदर, ताकि आप किसी और के राइट्स को ना खराब ना कर सको, ये स्टेट रेगुलेट करेगी कि आपने सबके राइट्स को फॉलो किया, आप रिस्पेक्ट करते हो या इन्फ्रिंज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड द स्टेट, ह्यूमन राइट्स स्टेट से बियॉन्ड जाकर है। इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज के वैश्विक वर्ल्ड के अंदर, हम मतलब विश्व के अंदर देखें तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे निगम हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एंड इवन नॉन स्टेट एक्टर्स, ऐसे स्टेट एक्टर्स जो कि लाइक टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, कैन इम्पैक्ट ह्यूमन राइट, वो भी हमारे जो है ना अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। न्यू फ्रेमवर्क्स आया है जो प्रोटेक्टिंग प्रिंसिपल्स, यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स 2011 में सीक टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, और वो इन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं। कंक्लूड करते हैं आंसर को हम लोग, 1 मिनट, या अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्टेट के बीच में हमने अंडरस्टैंडिंग किया, पूरा समझा कैसे था इन द ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के अंदर। वेरी क्रिटिकल टू ग्रास्पिंग हाउ राइट्स आर क्लेम, कैसे हमारे राइट्स को हम क्लेम करें, प्रोटेक्ट करें, सम टाइम कंटेस्टेड करें। तो इंडिविजुअल आर द प्राइमरी होल्डर्स ऑफ राइट्स, इंडिविजुअल के पास बहुत बेसिक राइट्स दिए गए हैं, वो प्राइमरी होल्डर है। ग्रुप अपने कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए डिमांड करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए, एंड स्टेट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल ऑफ गारंटीटर और वॉयलेटर समटाइम्स दोज राइट्स का। तो द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एसेंशियली the story of empowering individual community, contrasting the authority of the state and continuously expanding the frontier of the human dignity and freedom। तो इसी के साथ हमने स्टेट का भी रोल समझा, ह्यूमन राइट्स का रोल समझा, कैसे ग्रुप और इंडिविजुअल और स्टेट मिलके एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट, इन्हें हमने समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।